MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके BA BSc BCom सभी के लिए अनिवार्य पेपर सामान्य हिंदी का पेपर है और आज हम सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रामाथान और लेखक हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख भारतीय राजनीति के प्रखर व्यक्तित्व हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं तथा भाजपा नेता के रूप में भी अग्रणी नेताओं में रहे। लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद नानाजी के मन में यह कसक रह गई कि देश के गांव का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। इसीलिए उन्होंने राजनीति छोड़कर गांव में कार्य करने का बीड़ा उठाया। वह चित्रकूट के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने अनुभवों को वे लिपिबद्ध भी करते हैं और सरल शब्दों में व्यक्त कर पाठकों तक पहुंचते हैं। ग्रामोत्थान पाठ के बारे में पत्र के रूप में लिखी गई रचना नानाजी देशमुख के अनुभवों का विवरण देती है। नानाजी उन मूलभूत समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं जिनकी वजह से ग्रामीण पिछड़े रहते हैं। इन्हीं समस्याओं में एक समस्या गांव वालों में व्याप्त मुकदमेबाजी भी है। नाना इस समस्या से ग्रामीणों को मुक्त कराने पर बल देते हैं। ग्रामोत्थान अध्याय समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ग्रामोत्थान अध्याय शुरू करते हैं। तो ये पत्र के रूप में लिखा हुआ है। तो नानाजी देशमुख लिखते हैं, प्रिय युवा मित्रों, सन्हे शुभाशीष। गुलामी के पूर्व हमारी न्याय व्यवस्था अत्यंत सरल एवं निर्णायक एवं संतोषप्रद थी। वह पंचमुखी परमेश्वर के नाम से जानी जाती थी। अर्थात जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से पीड़ित नहीं था, उससे पूर्व हमारी जो न्याय व्यवस्था थी वह अत्यंत ही सरल और अविलंब यानी बिना किसी देरी के न्याय होता था और सभी को संतोषप्रद न्याय मिलता था। और जो न्याय करते थे वह पंचमुखी परमेश्वर अर्थात 5 व्यक्तियों का एक समूह होता था जो मिलकर न्याय करता था। और फलस्वरूप ग्रामीण जीवन सद्भावनापूर्ण, परस्पर सहयोगात्मक और सुरक्षित था। अर्थात उसके परिणाम स्वरूप जो ग्रामीण का जीवन था वह सद्भावना, अच्छी भावनाओं के साथ परस्पर सहयोगात्मक, एक दूसरे के सहयोग करना और सुरक्षित था। मुस्लिम हुकूमत के काल में शासकों ने शहरों एवं कस्बों में न्याय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अवश्य किए थे, किंतु ग्रामीण अवस्था पूर्वतः चलती रही। पूर्वतः अर्थात पहले की तरह। सन 1765 की बक्सर के युद्ध में प्राप्त विजय के बाद अंग्रेजों ने अपनी शासन प्रणाली लागू करना प्रारंभ किया। राजस्व वसूल तथा न्याय व्यवस्था पर अपना शिकंजा जमाना शुरू किया। अर्थात अंग्रेजों ने लगान वसूलना और न्याय की जो व्यवस्था थी उस पर अपना पकड़ बनाना शुरू किया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर विशाल भूभाग को जिलों की इकाइयों में बांटा। हर जिले के लिए अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किए गए। वे राजस्व वसूली के साथ जिला मजिस्ट्रेट का भी काम करने लगे। आगे चलकर दीवानी और फौजदारी अदालतों
की जिला स्तर पर भी स्थापना की। सभी कचहरियों में अंग्रेजी भाषा प्रचलित की गई अतः वकीलों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के जमाने से वकीलों का व्यवसाय नियमित रूप से चल पड़ा। वही सिलसिला अबाधित यानी किसी बाधाओं के बिना गति से आज भी चल रहा है और अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बना हुआ है। सुदेव से मेरा जन्म छोटे से ग्राम में हुआ और मेरा जीवन कार्य भी ग्रामीण अंचल ही बना हुआ है। फलस्वरूप मेरा अनेकों बार जिला कचहरियों में जाना हुआ है। जिला कचहरियों में 95% से भी अधिक भीड़ ग्रामवासियों की ही रहती है। वे अपना अपना मुकदमा लेकर वकीलों को घेरे रहते हैं, अर्थात वकीलों के पास इकट्ठे हुए रहते हैं। वकील वर्ग सुशिक्षित, कानूनों का जानकार, वाद विवाद में पट्टू का अर्थ है कुशल तथा नेतृत्व में अग्रणी हैं। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि अनेक वकीलों ने स्वातंत्र्य संग्राम का नेतृत्व किया था। आज़ादी पाने के बाद भी यह वर्ग राजनीति में प्रमुखता प्राप्त किए हुए हैं। ग्रामवासी आपस में मुकदमेबाजी के द्वारा स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं। ये देखते हुए भी वकील वर्ग उन्हें समझाता नहीं कि वह इस मुकदमेबाजी की बर्बादी से स्वयं को बचा लें, अपितु उनकी मुकदमेबाजी में ही वह अधिक रुचि लेता है। ग्रामीणों की दयनीय दशा जानते हुए भी वह उनसे अधिक मेहनताना वसूलने में संकोच नहीं करता है। ग्रामवासी कर्जदार होते हुए भी हजारों वकीलों के सुखमय जीवन का बोझ उठाते आ रहे हैं, अर्थात ग्रामवासी कर्जा लेकर भी मुकदमा चलाने वाले वकीलों की फीस देते हैं। यह वकील वर्ग 1828 से करीब ग्रामीण आबादी का शोषण करता आ रहा है। इस गंभीर समस्या की ओर हमारे नेतृत्व ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। यदि यह स्थिति ऐसे ही बनी रही तो सरकारों द्वारा बनाई गई ग्राम विकास की योजनाएं क्या कभी देश की 70% से अधिक ग्रामीण आबादी को खुशहाल बना पाएगी? देश की लगभग 3/4 आबादी की परवाह न करने वाली राजनीति में बने रहना मुझे ऐसे हुआ और मैंने ग्रामोदय की दिशा में कदम बढ़ाया, किंतु ग्राम विकास के काम की मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिशा में मैंने कभी काम किया ही नहीं था। अतः ग्रामवासियों के बीच रहकर उनकी समस्याएं अनुभव करना तथा आवश्यकताओं को समझना जरूरी था। इसीलिए मैंने अपनी गतिविधियों का केंद्र ग्राम को ही बनाया, अर्थात गांव को बनाया। गांव-गांव में घूमकर मैं ग्रामवासियों से विचार विनिमय करने लगा। गांव में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है। ग्रामवासी दिन में अपने अपने खेतों में काम करने जाते हैं। उनसे विचार विनिमय करने का समय रात में ही मिलता है। अतः मुझे बार बार चक्कर लगाते हुए देखकर एक दिन एक वृद्ध ग्रामीण ने मुझसे कहा, आप बेमतलब परेशान हो रहे हैं। आप समझ नहीं पाते कि जिन्हें भगवान ने ही कंगाल बनाया है उन्हें खुशहाल कौन बना सकता है।
अतः आप इस काम में मत पड़िए। ग्रामवासियों को अपने भाग्य को कोसते हुए निराशाग्रस्त होकर बैठे देख के मैं बहुत दुखी हुआ, किंतु हताश नहीं। मैं ग्रामोदय के मार्ग की खोज में पूर्वतः लगा रहा। मई का महीना था। चारों ओर सूखे का माहौल पैदा हुआ था। गोंडा से लगभग 17 किलोमीटर पर मुझे एक हरी भरी बगिया नजर आई। मैं उसमें पहुंचा। वह एक माली का बाग था। वह माली अपनी 1 एकड़ की जमीन से साल भर में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की अनेक फसलें उगाता था। अपनी ताजी सब्जियां गोंडा की सब्जी मंडी में रोज बेचता था तथा अपनी कमाई से उसने गोंडा सब्जी मंडी में एक छोटे से मकान बनाकर किराए पर चढ़ा दिया था, अर्थात किराए पर दूसरे को देने लगा। वह खुशहाली की जिंदगी बिता रहा था। उसकी जीवन गाथा ने मुझे बहुत उत्साहित किया। दूसरे दिन मैं उस गांव में पहुंचा जहां के वृद्ध ने मुझे बेमतलब परेशानी से बचने के लिए कहा था। मैं उस वृद्ध से कहा, बाबा, मैं कल एक अचरज देख आया हूँ। 1 एकड़ का वो स्वामित्व वाला बेनासी नाम का एक माली खुशहाली की जिंदगी जी रहा है। संयोगवश वह वृद्ध उस माली से पुराना परिचित था। उस वृद्ध ने उसे कहा, नाना जी, आप शहरी लोग हम ग्रामीणों की हालात समझ नहीं सकते। उस माली के पिता ने अपनी ससुराल से पक्के कुएं सहित वह जमीन पाई थी। वह माली सिंचाई की सुविधा पाकर खुशहाल हो रहा है। यदि हमें सिंचाई के साधन मिले तो हम भी उसी प्रकार से खुशहाली की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। उस वृद्ध ने मुझे ग्रामोदय का मार्ग दिखाया और मैं ग्रामवासियों के लिए सिंचाई के साधन खोजने में जुट गया। हर गांव में एक आध बड़े जमींदार को छोड़कर से सभी किसानों के पास बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं। गांव के सभी ग्रामवासी सामूहिक प्रयास करें तभी सबके खेतों की सिंचाई संभव हो सकती है। लेकिन गांव में मुकदमेबाजी और पार्टीबाजी के कारण सामूहिक प्रयास संभव नहीं होता। फलस्वरूप सरकार के द्वारा चलाई गई राजीव गांधी जल प्रबंधन योजना जैसी उपयोगी योजनाएं व्यवहारिक धरातल पर कार्यान्वित नहीं होती। ग्रामवासी इस योजना से परिचित नहीं थे। दीनदयाल शोध संस्थान ने इस योजना का सदुपयोग करने का निश्चय किया। गांव-गांव में ग्रामवासियों की बैठकें की। उन्हें ये योजना समझाई। ग्रामवासियों को मिलकर काम करने के लिए राजी किया। प्रयासों के सुफल प्राप्त हुए और परिणाम स्वरूप ऐसे गांव में भी जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, वहां भी सबके खेतों की सिंचाई का प्रबंध संभव हुआ। निराशाग्रस्त ग्रामवासियों के जीवन में सिंचाई के प्रबंधन के कारण खुशहाली के दिन दिखाई पड़ने लगे। वर्षा के भरोसे जहां एक भी फसल ठीक से उगना अनिश्चित था, वहां सिंचाई के प्रबंधन के कारण सभी किसान आराम से 2 फसलें उगाने लगे। सभी ग्रामवासियों द्वारा मिलकर काम करने का लाभ लोगों को दिखाई पड़ने लगा। हर गांव के ग्रामवासियों के मुकदमे कचहरियों में चल रहे थे। आपसी अनबन से सबका मिलकर काम करना ठीक हो रहा था। दीनदयाल शोध संस्थान के समाज शिल्पी दंपतियों ने गांव
के बुजुर्गों द्वारा ग्रामवासियों को समझाया कि मुकदमों में लगे रहने से जीवन में तरक्की करना संभव नहीं होगा, अतः आपस में मिल बैठकर हम आपसी विवाद को सुलझा लें। एक बार जब सभी विवाद सुलझा लिए जाएंगे, तब उन सिंचाई परियोजनाओं पर मिलकर काम करना संभव हो सकेगा, जिनसे सभी ग्रामवासियों को लाभ होगा। गांव के लोगों को बुजुर्गों की सलाह जच गई, अर्थात सलाह मान ली गई। गांव में होड़ लग गई कि हम अपने गांव को विवाद मुक्त गांव बनाएंगे। परिणाम स्वरूप अभी तक चित्रकूट के चारों ओर के 80 गांव विवाद मुक्त हो रहे हैं। गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया कि हम अपना विवाद लेकर अब कचहरी में नहीं जाएंगे, आपस में ही मिल बैठकर सुलझा लेंगे। गांव में फैली मुकदमेबाजी की सालों से चली आ रही महामारी से मुक्ति पाने का मार्ग सुलभ हो गया। सन 2010 तक चित्रकूट के चारों ओर के 500 गांव इसी रूप से विकसित होंगे, यह विश्वास निर्माण हुआ है। संहाकित नाना देशमुख। इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार नानाजी देशमुख ने गांव में चली आ रही समस्या मुकदमेबाजी को दूर किया। अगले वीडियो में हम अन्य अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।